चेको लास्ट में क्या बताया था? अच्छा, कोई क्वेश्चन दिया था क्या? क्या था? अच्छा, रिंग और वायर था। हाँ भाई, हो गया सवाल वो? रिंग और वायर वाला हो गया? देखो इसमें क्या दिया था ना, यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग ले लिया और यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक ना, यहाँ पे से सेंटर से ले लिया। इसका जो चार्ज है ना, ये ले लिया प्लस है, ये लेमडा दे रखा है, और रिंग का टोटल चार्ज क्यू है, प्लस क्यू, रेडियस आर है। पूछा है कि रिंग की वजह से वायर पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। तो या तो रिंग की वजह से वायर पे फोर्स लगाओ, या वायर की वजह से रिंग पे निकाल लो, बात तो एक ही है। एक्शन रिएक्शन लॉस इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। उल्टा काम कर लो, इस वायर की वजह से ना रिंग पे फोर्स निकाल लो, वायर की वजह से रिंग पे निकाल लो, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फील्ड निकाल लेना वायर की वजह से। वायर की वजह से रिंग का जरा यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना, ये डीक्यू है। यहाँ पे इस वायर की वजह से फील्ड निकाल लो। सेमी इनफाइनाइट वायर है, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी होगी यार, के लेमडा बाई आर, और दूसरा होगा लेंथ के पैरेलल, वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी होगा के लेमडा बाई आर, ठीक है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल एलिमेंट लेते हो ना, तो यहाँ भी इस वायर की वजह से फील्ड आएगी के लेमडा बाई आर, और यहाँ की फील्ड भी हो जाएगी के लेमडा बाई आर। ये तो फील्ड आ गई। अगर यहाँ पे स्मॉल चार्ज डीक्यू कंसीडर किया है ना, डीक्यू, ये फील्ड है। फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे। इस वाले फील्ड की वजह से इस एलिमेंट पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, चार्ज पॉजिटिव है, और ये होगा dq इंटू ई, तो इंटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो dq इंटू ई हो गया। सेम तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे भी फोर्स लगेगा, ये भी होगा q इंटू ई, dq इंटू ई, तो डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, dq इंटू ई। सेम तरीके से यहाँ भी सिमेट्रिकल एलिमेंट है, dq है, तो dq इंटू यहाँ पे कर दो तो dq इंटू यहाँ पे, और ये भी हो जाएगा dq इंटू ई। दो एलिमेंट जानबूझ के ले लिया। दो एलिमेंट लेने का रीजन समझते हो ना, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो, जीरो आ जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या करेंगे, ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे ना, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे के लेमडा बाई आर इंटू डी क्यू, और इसी को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फील्ड आ जाएगी, सॉरी टोटल फोर्स आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये चारों तरफ सिमिलर हो रहा होगा ना, चारों तरफ होगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमने दो एलिमेंट कवर किए हैं, दो एलिमेंट लिए हैं, तो एक एलिमेंट आधा चार्ज कवर करेगा, दूसरा वाला आधा चार्ज कवर करेगा, या आधा रिंग कवर करेगा। यहाँ पे जो लिमिट होगी जीरो से कहां तक होगी, q/2। dq के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो आधा चार्ज लेंगे रिंग का, 0 टू q/2। अब तो सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर कांस्टेंट था, बाहर कर दिया, dq है, dq का इंटीग्रेशन q आएगा, लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर लेना, तो आंसर कितना आएगा, q/2। 2 से 2 गया, ये हो जाएगा q इंटू के लेमडा बाई आर, ये फाइनल आंसर है, ये आंसर आएगा। समझ आ गया? और कुछ दिया था? और कुछ तो नहीं दिया था ना। डिस्क वाली फील्ड बता दिया था, चेक करो, डिस्क वाला बता दिया था। अच्छा, इनफाइनाइट लार्ज सीट भी बता दिया था। वही डिस्क के साइज को इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट लार्ज कर दो, तब चाहे सीट बोलो या डिस्क बोलो, बात तो एक ही है। देखा सवाल जरा इस पे करना डिस्क पे, हालांकि सिंपल होते हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कर लो एक दो सवाल। यहाँ पे एक इनफाइनाइट लार्ज सीट ऐसे है, इनफाइनाइट लार्ज सीट ले लिया, इस पे चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है,
इनफाइनाइट लार्ज सीट पॉजिटिव चार्ज, एक सीट यहां पे और है इसके पैरेलल, दोनों लार्ज सीट हैं, इसका भी चार्ज इसका नेगेटिव ले लो, यहाँ पे प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, मन करे तो एक आधा और ले लो, एक और पैरेलल में ड्रॉ कर दें, यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिया, तीन पैरेलल सीट्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सिग्मा, three infinite large parallel non-conducting seats, three infinite large parallel non-conducting seats, सिग्मा सबका यूनिफॉर्म है, ठीक ना, सिग्मा यूनिफॉर्म है, three infinite large parallel non-conducting seats, सबका जो सिग्मा है ना लिख लेना, यूनिफॉर्म है, सिग्मा यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट ए, यहाँ पे ले लिया पॉइंट बी, यहाँ पे ले लिया पॉइंट सी, तीन पॉइंट्स हैं, ठीक ना, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, find resultant electric field at points A, B and C. Find resultant electric field at points A, B and C. At points A, B and C. सही है, जहां चेक कर लेना, इनफाइनाइट लार्ज है, ठीक है ना। अब तक तो हो गया होगा यार, आ गया आंसर, बस डायरेक्शन ही तो देखना है। ये बताओ, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, अवे या टुवर्ड्स, अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट ए पे जो फील्ड होगी इसकी वजह से ना अवे होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका काम हो गया।
ये बताओ इस पे नेगेटिव चार्ज है तो अवे या टुवर्ड्स, तो इसके डायरेक्शन में या इसके अपोजिट, इसी की डायरेक्शन में होगी ना, टुवर्ड्स होगी इधर, तो फिर से सेम डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड अवे या टुवर्ड्स, अवे अवे होगी, समझ पा रहे हो ना। तो इससे अवे मतलब इधर डायरेक्शन होगी, यानी इस डायरेक्शन में आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की डायरेक्शन देखो, इधर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी एक से गायब हो गया, एक बच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट ए पे होगी ना, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि इधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस डायरेक्शन में, सही है ना। अब आ जाओ बी पे, फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से बी पे फील्ड अवे होगी, ये हो जाएगा बच्चे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड टुवर्ड्स होगी, इसी डायरेक्शन में इसकी तरफ, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से इसका भी तो चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी अवे होगी, अवे का मतलब इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक से तो एक गायब हो गया, एक बच गया। इस बार जो बी पे फील्ड है ना, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस बार इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इधर इधर वाले फील्ड ज्यादा है। सेम काम करेंगे तीसरे वाले पे, यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस है, इस प्लस की वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी अवे, इससे अवे, ये हो गया बच्चे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा इसकी तरफ, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से पॉजिटिव है तो अवे, अवे का मतलब इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक से गायब हो गया, एक बच गया। तो पॉइंट सी पे जो नेट फील्ड होगी ना, ये हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन होगी इधर। कितने बच्चों का सही था, कोई डाउट तो नहीं है किसी को ना। इसके बाद आगे लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहीं कहीं लोग ऐसे भी बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इनको बोला जाता है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनका दूसरा नाम है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इनका क्या मतलब है वो समझना, पहली बात तो ध्यान रखना रियल में कुछ नहीं होता, इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक ना। इनको ड्रॉ किया गया स्पेस में। मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, 3 लाइन ले लिया 3 लाइन ले लिया, लाइन को सेंस दे दो ऐसे है, इस डायरेक्शन में सेंस दे दिया, ठीक। इसका जो कंसेप्ट ये होता है ना कि पहली बात तो जैसे अगर याद हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन किया, उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तो वो तरीका है, मैथमेटिकल तरीका डिफाइन कर दिया, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक तरीका ये भी है डायग्राम बना के, इसको बोला जाता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये लाइन का सेंस है, अगर लाइन के किसी भी पॉइंट पे तुमसे कोई बोले यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो वहां पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लाइन का सेंस इधर है तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, अगर लाइन का सेंस अपोजिट होता तो फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट होती। बात समझ में आ गई।
तो किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड की डायरेक्शन बताना है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अपने आप फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, पास पास है, और यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ दूर दूर है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, और जहां डेंसिटी कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम। समझ में आई बात? तो डायग्राम बना लो, लिखते हैं जरा इसके बारे में। It is a pictorial representation of electric field. It is a pictorial representation of electric field. It is a pictorial representation of electric field. Electric field. फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, tangent at any point on the field line, tangent at any point on the field line gives, tangent at any point on the field line gives direction of resultant electric field. Tangent at any point on the field line gives the direction of resultant electric field at that point. Gives the direction of resultant electric field at that point. At that point. Next line से लिखना, number of field lines, number of field lines per unit cross sectional area, number of field lines per unit cross sectional area is directly proportional to the number of field lines per unit cross sectional area is directly proportional to the magnitude of electric field. Number of field lines per unit cross sectional area is directly proportional to the magnitude of electric field. यानी मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए परपेंडिकुलर लिख देते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन है, समझते होगे, ठीक है ना। ए परपेंडिकुलर का मतलब लाइन के परपेंडिकुलर वाली एरिया। बात समझ में आई? ये मैथमेटिकली बोलने का तरीका है, वही जो डेंसिटी वाली बात किया था। ये बताओ यहाँ पे डेंसिटी कम है या ज्यादा है, और यहाँ पे कम है। तो अगर इसको समझना चाहो ना, मान लो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लिया, दूसरा क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चे यहाँ पे, और तीसरा क्रॉस सेक्शन ले लिया कहीं यहाँ पे, ऐसे। यहाँ की एरिया एज्यूम कर लो A1 है, यहाँ की एरिया मान लो A2 है, और यहाँ की जो एरिया है ना इसको नाम दे दिया A3 है। अब अगर ध्यान से देखो तो इस एग्जाम्पल में 3 फील्ड लाइन है, तो तीनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, इनकी वैल्यू सेम है। डिफरेंट क्या है यार? एरिया, वही है परपेंडिकुलर या एरिया। तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पे एरिया कम होगी ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम। जहां पे एरिया मिनिमम वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, और जहां पे एरिया मैक्सिमम वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड मिनिमम। ये बात समझ आ गई? तब अगर इन तीनों को जरा ध्यान से देखना, सब यहाँ मिनिमम एरिया कौन सी है यार? A2, तो यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया कौन सी है? तो यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड मिनिमम, यहाँ पे बीच में। यानी अगर इस एग्जांपल में देखो ना, हमने जो एग्जांपल लिया है सबसे कम A2 है,
इसके बाद A1 है और सबसे ज्यादा A3 है। यहाँ पे एरिया मिनिमम, यहाँ के फील्ड मैक्सिमम, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3। नोट कर लेना। इसके बाद लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चेक करो सही है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको जरा देखना, एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, मेनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की, ठीक है ना, उसी की बात हो रही है। पहला पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। कुछ प्रॉपर्टीज है उनको याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस originate from positive charge, originate from positive charge and terminate at negative charge. Electrostatic field lines originate from positive charge and terminate at negative charge. इसका क्या मतलब है वो समझो। इसको समझने के लिए कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लो। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, हमको पता है, ये बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? आउटवर्ड्स। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे ना तो रेडियल आउटवर्ड्स होती है, कहीं भी। यहाँ भी ड्रॉ करोगे तो रेडियल आउटवर्ड्स, यहाँ भी ड्रॉ करोगे तो आउटवर्ड्स, यहाँ भी आउटवर्ड्स। तो और ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, उसको रिप्रेजेंट करती है, टेंजेंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो भी क्या होगी? रेडियल आउटवर्ड्स। और उसको ऐसा बोला जाता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, और ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी। ऐसे हो गया, समझने का एक तरीका है, बता दिया, ठीक ना। क्योंकि हमको पता है अगर पॉइंट चार्ज है तो फील्ड रेडियल आउटवर्ड्स, और इधर फील्ड की डायरेक्शन है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे फील्ड लाइन पे तो उसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, वही लाइन टेंजेंट भी हो जाएगी। तो ये तो एक एग्जांपल लेके बता दिया पॉइंट चार्ज के लिए। नहीं तो ऐसे याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगे। तो अगर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेते हो ना, यहीं पे, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया, तो यहाँ पे फील्ड लाइन इस पे टर्मिनेट करेंगी, यहाँ पे फील्ड लाइन हो जाएंगी ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ कर लो दोनों। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर देखो ना, इसी पॉइंट पे मान लो फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो हमको पता है इनवर्ड्स होती है, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही लाइन होगी। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो इनवर्ड्स होती है, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही डायरेक्शन होगी। सेम काम प्लस के लिए भी। अच्छा, उसमें आगे जो लिखा है ना टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, उसके आगे लिख लेना ब्रैकेट में, जो लिखा था टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे, और एट इन्फिनिटी, और एट इन्फिनिटी। ऐसा कैसे लिखा, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मान लो बस मान लो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन जाएगी तो कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे। कहीं बीच में नेगेटिव चार्ज उसको मिल गया तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगी।
और नहीं मिला तो इन्फिनिटी पे भागेगी। बात समझ में आ गई ना, इस सेंस में लिखा है। अब ऐसा करो कि जब हमको समझ में आ ही चुका है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगी, तो प्लस और माइनस को पास पास रख दो। यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे ले लिया माइनस क्यू, और इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। अप्रॉक्स ड्रॉ करते हैं, उसको याद रखना, बस एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करना है, अप्रॉक्स ड्रॉ करना है। एक तो फील्ड लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीधे प्लस से माइनस पे जाएगी, यहाँ से निकल कैसे चली गई, टर्मिनेट हो गई। एक दो फील्ड लाइन और ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकली, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई। यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकली, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई। एक आधा और ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से ऐसे निकली, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई। यहाँ से फील्ड लाइन निकली, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इससे फील्ड लाइन तो चारों तरफ निकल रही होंगी, चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ। एक जरा इधर ड्रॉ करना, ऐसे निकली, कहाँ जाएगी, इनफिनिटी पे। पता है इनफाइनाइट पे ऐसा बोला जाता है, इनफिनिटी पे गई, इनफाइनाइट से घूमते घूमते आई और यहां से जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। समझ में आई बात? क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज है ना, एक फील्ड लाइन यहाँ भी तो आ रही होगी, यहाँ भी तो आ ही रही होगी, तो समझने का तरीका यहां से गई, गोल गोल घूम के यहाँ से आके टर्मिनेट हो गई। और यही नहीं, मान ले कि यहाँ पे ड्रॉ किया, समझ पा रहे हो ना, ये ऐसे जाएगी, ऐसे घूमते घामते ऐसे ऐसे पहुंच के यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। और एक वैसे ऊपर भी ड्रॉ करना यार, ऐसे गए ऊपर से घूम घाम के आई और घूमते घामते आके यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। अप्रॉक्स ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक ना, लगभग ऐसा ही आता है। तीसरा पॉइंट लिखना, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट। सेकेंड है क्या? ठीक है, सेकेंड लिख लो। नेक्स्ट, ना सेकेंड ना थर्ड, नेक्स्ट लिख लेना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge. इसका मतलब समझते हो, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है ना तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम होंगी। इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बात एक ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n यानी फील्ड लाइंस। जैसे एक एग्जांपल देखो ना यार, यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, Q1 है, Q1 ले लिया, इससे कुछ फील्ड लाइंस निकल रही थी, ऐसे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। इससे निकलने वाले फील्ड लाइंस मान लो यहाँ 4 हैं, इस एग्जांपल में एक एग्जांपल लिया, एक चार्ज है, 4 लाइंस निकल रही थी Q1 से। यहीं पे एक दूसरा नेगेटिव चार्ज लिया, ये -Q2 है, एक Q1 दूसरा -Q2। ये होता है, इस पे फील्ड लाइन इससे ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, इस पे टर्मिनेट होंगी, इस पे फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी। ये दोनों इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं फिर ऐसा बनाने लग जाओ, ये नहीं है, इंडिपेंडेंट है। एक सवाल है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही थी ऐसे, इस तरीके से टर्मिनेट हो रही थी, और यहाँ पे इस एग्जांपल में दे रखा है ना जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो 8 है। यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N2 दे रखा है, 8 है, 8 ले लिया। अब पूछा है कि Q1 और Q2 का रेशियो बताओ, Q1 और Q2 का रेशियो, Q1 बाई Q2 क्या आएगा, Q1 बाई Q2 1:2। सभी लोग समझते हो ना,
यहाँ पे हमको पता है Q प्रोपोर्शनल टू n है। Q प्रोपोर्शनल टू n होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 हो जाएगा n1 बाई n2। मॉड की बात हो रही है, ध्यान रखना, साइन की नहीं हो रही है। मैग्नीट्यूड n1 बाई n2 हो जाएगा। n1 की वैल्यू मालूम है 4 है, n2 की वैल्यू दे रखा है 8 है, 4 बाई 8 और आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, एक्चुअली में अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आएंगे। हाँ, एक्चुअल में क्या है, फील्ड लाइन नाम की कोई चीज होती नहीं है, हाइपोथेटिकल है। हाँ, बस ये है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे फील्ड निकाला तो इधर आया, यहाँ फील्ड निकाला इधर आया, यहाँ फील्ड निकाला इधर आया, यहाँ पे फील्ड निकाला इधर आया, सबको मिला दिया, एक लाइन बन गई, उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझने के लिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ना, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ऐसा दे रखा है फील्ड लाइन, तुम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ बेसिक चीजें जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी सवाल में दिया हो। मान लो ऐसा दे रखा है, आप तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर देना यहीं पे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन आ गई। किसी ने बोला बताओ यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इधर हो गई। फिर एक सवाल पूछा गया कि एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे है, बताओ यहाँ पे फील्ड ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है, पहले वाले पॉइंट पे ज्यादा कि दूसरे वाले पे, पहले वाले पे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक ना। एक मिनट दोबारा बोलो, कहाँ इसकी बात कर रहे हो या यहाँ पे? हाँ, दोबारा बताओ क्या है। पावर मतलब पावर क्या है, किस सेंस में बात? नहीं, ये इसकी फील्ड भी 0 से इनफाइनाइट तक होगी, इसकी फील्ड भी 0 से इनफाइनाइट तक होगी। क्या? नहीं, देखो इसको अलग देखना, वो दोनों के एक साथ पहली बात तो मत रखना। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी 4 फील्ड लाइन है, ठीक है। अब अट्रैक्शन किसके लिए बोल रहे थे, पॉजिटिव वाले के लिए या नेगेटिव वाले? ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे? मैं नहीं समझ पा रहा, दोबारा बोलो जरा। नहीं, एक बार बताओ, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ प्रोपोर्शनल, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन बोला है। भाई ये हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दिया है, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला है कि मान लो कोई एग्जांपल में ऐसा दे रखा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा होता ही नहीं है। रियल लाइफ में तो कहीं जगह ही नहीं बचेंगे बीच में, इतना लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इनफाइनाइट लाइन आ जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो मैंने बोला हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लो कहीं ऐसा दे रखा है, एक चार्ज है, उससे यहाँ चार्ज निकले, यहाँ पे 8 निकले, ठीक है, तो कितने फील्ड होंगे, फील्ड लाइंस मतलब चार्ज का रेशियो क्या होगा। हाँ, ये है कि दो चार्ज को कंपेयर करने का तरीका है, किसी से फील्ड लाइन ज्यादा आ रही है मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सेम स्पेस में ज्यादा फील्ड लाइन होंगी, और सेम स्पेस में मैग्नीट्यूड कम है तो कम फील्ड लाइन होगी, क्योंकि चारों तरफ की स्पेसिंग तो सेम है, 3D है ना, पॉइंट चार्ज है तो 3D है, ये भी 3D है, इसके चारों तरफ स्पेसिंग तो सेम है, लेकिन जिसका चार्ज ज्यादा होगा सेम स्पेसिंग में फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा सेम स्पेस में फील्ड लाइन कम होगी। और लाइन नाम की कोई चीज नहीं होती, पहले ही बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल चीज, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज हो गई यार, हालांकि 1 और 2 के बीच में 2 नंबर, नंबर किसकी किस सेंस में बात कर रहे हो?
इनफाइनाइट होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। नहीं तो उसको किस सेंस में कंपेयर करना है? दो नंबर को कंपेयर, 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, लेकिन यहाँ नंबर से कैसे कंपेयर करना है वो सेंस में नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे किस सेंस में बात कर रहे हो? एग्जैक्ट नंबर की यहाँ बात नहीं हो रही है। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब लार्ज, इनफाइनाइट का मतलब लार्ज होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब लार्ज होता है बेटा, ठीक ना? और वहां पे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है ना? तुम ये कह रहे हो कि सर एक पॉइंट चार्ज है तो बीच में इनफाइनाइट लाइन आएंगी, तब तो इसकी फील्ड लाइन इनफाइनाइट होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? और दूसरा माइनस है तो इसमें फील्ड लाइन इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो मैंने कब बोला यार? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं तो बार बार बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल है। तुम एग्जाम्पल लो, Q1 नाम दे देना, बोलना है 50 लाइन, यहाँ पे 100 लाइन है, कंपेयर करके बता दो। कोई कहेगा 200 लाइन है, कोई कहेगा 400 लाइन है, कंपेयर करके बता दो। बस इस सेंस में एग्जैक्ट कुछ बात हो ही नहीं रही, एग्जैक्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है? ऐसा है थोड़े कि यहाँ पे 4 लाइन है, इसका मतलब बीच में जो जगह खाली है वहाँ फील्ड नहीं है, ऐसा होता है क्या? वो तो हर जगह है, हाइपोथेटिकल है भाई। हमें जेई के हिसाब से भी पढ़ना है, रिसर्च नहीं करनी है, ठीक ना? वहां पे सवाल पूछे जाते हैं, तो पूछ देगा तो फिर क्या करोगे? यहाँ सीखे रहोगे तभी तो आंसर दोगे। तो हाइपोथेटिकल चीजें, तो मैंने बार बार वर्ड हाइपोथेटिकल क्यों यूज कर दिया? उसका कोई सेंस था ना? एग्जैक्ट होता तो मैं एग्जैक्ट बोलता। चलो अब आ जाओ इधर नेक्स्ट पॉइंट पे। जेई ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करना भाई, रिसर्च नहीं करना, उसके लिए मौका बाद में मिलेगा। थर्ड पॉइंट, तुम रिसर्च करके आगे जाना, रिसर्च करके बता देना कि नहीं सर एग्जैक्ट कितनी फील्ड लाइन निकलती हैं, पब्लिश कर देना। मैं अगली क्लास में बच्चों को पढ़ाऊंगा कि देखो हमारे बच्चों ने रिसर्च किया है और ये डिस्कवरी करी है, ये चीजें पब्लिश हो चुकी हैं और अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग पढ़ लो। चलो अब इधर देखो, सब हाइपोथेटिकल है बेटा, क्या पढ़ा रहा था यार? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या था? हाँ लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, two electric field lines can never intersect. Two electric field lines can never intersect because two electric field lines can never intersect because two different directions, because two different directions of resultant electric field, because two different directions of resultant electric field, two different directions of resultant electric field is not possible at a single point, is not possible at a single point। क्या लिखवाया इसका मतलब समझ लो। हमने लिखा है ना कि दो फील्ड लाइन है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? दो डायरेक्शन आ जाएंगी, समझ पा रहे हो ना? दो टेंजेंट होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे तो रिजल्टेंट फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, दो डायरेक्शन में थोड़े हो सकती है। कंपोनेंट हो सकते हैं लेकिन कंपोनेंट ये बताता ही नहीं, ये तो रिजल्टेंट बताता है। तो रीजन समझ में आ चुका है, तो नीचे डायग्राम बना लेना, एक फील्ड लाइन ऐसे, दूसरी ऐसे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फील्ड इधर आएगी, इस पे ड्रॉ करोगे तो फील्ड इधर जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहीं पे लिख लेना बगल में, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, electrostatic field lines can never form
a closed curve. Electrostatic field lines can never form a closed curve. Can never form a closed curve because electrostatic field is a conservative field. To a electrostatic field line can never form a closed curve because electrostatic field is a conservative field. Because electrostatic field is a conservative field. इसका क्या मतलब है समझो जरा. एक तो सीधा सीधा तरीका समझने का है. मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ से कोई फील्ड लाइन निकली, क्लोज कर्व बनाने के लिए घूम के यहीं पे आना पड़ेगा. ये बताओ घूम के वापस आ सकती है क्या यहाँ पे? क्योंकि अगर आ गई तो पॉजिटिव पे टर्मिनेट होने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. एक तो सीधा सीधा तरीका ये हो गया समझने के लिए. लेकिन एक रीजन लिखवाया हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है. आखिर ऐसा कैसे लिखवा दिया? जरा देखो, स्टेटमेंट ये है कि जो फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं हो सकती है. रीजन लिखवाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है. आखिर उससे क्या रिलेशन है? जरा क्लोज कर्व बनाना, कोई भी एक फील्ड लाइन ले लो. मान लो एक रैंडम फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया और एक क्लोज कर्व ड्रॉ कर दिया. क्लोज कर्व होने से क्या दिक्कत आएगी देखो जरा. और ये लाइन का सेंस दे दिया, ऐसे ऐसे फील्ड लाइन का सेंस दे दिया. एक पॉइंट चार्ज लो कोई भी, मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, नेगेटिव लेके भी समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया प्लस Q, ठीक है. यहां से इस चार्ज को शुरू करो और इस लाइन के से होते हुए यहां पहुंचा दो, वापस क्लोज पाथ में घुमा दो. बात समझ में आई क्या करना है? इस पॉइंट चार्ज को यहां से लिया, इसी फील्ड लाइन से होते हुए यहीं से यहीं पे पहुंचा दो. चार्ज पॉजिटिव है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगी. अगर ये फील्ड लाइन है तो, अगर ये फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में है. और ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन में भाग भी रहा है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगी. या पार्टिकल का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगा. ये बात समझ पा रहे होगे? तो अगर पार्टिकल इस कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जा रहा है तो कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लोगे ना ds, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगा. और अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगा. यानी फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम. और ये काम हर जगह हो रहा होगा. अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स टेंजेंट की डायरेक्शन में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट की डायरेक्शन में. ये बताओ हर जगह वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी, पूरे पाथ में पॉजिटिव वर्क होगा. तो प्लस 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 टोटल वर्क जुड़ता जाएगा क्योंकि हर जगह का वर्क पॉजिटिव है. तो प्लस 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 होते हुए वो यहीं पे वापस आ गए. तो जब टोटल वर्क निकालोगे तो हर बार पॉजिटिव चीज को जोड़ा है. जब हर बार पॉजिटिव वर्क को जोड़ा है तो नेटवर्क जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो हो जाएगा. और पाथ क्लोज है. तो अगर तुम्हें याद हो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी पता है ना, क्लोज्ड पाथ में नेट वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो. और यहाँ पे क्या आ गया? नॉन जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है. इस वजह से ये भी रीजन दिया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व. आगे चलोगे ना तो एक दूसरे तरीके की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. मैं बार बार एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पे फोर्स कर रहा हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दूसरे तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म में. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की एक चीज होती है. एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो नॉन कंजर्वेटिव होती है. और वहां पे जो फील्ड लाइन आती है ना, क्लोज कर्व होती है. वहां पे क्लोज कर्व होती हैं, यहाँ पे क्लोज कर्व नहीं होता. फिलहाल उसकी बात हम नहीं करेंगे, इसी पे फोकस करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन अभी अपने लेवल पे क्लोज कर्व पॉसिबल नहीं है. समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लेना, डायग्राम वगैरह बना लेना अपने हिसाब से. बाकी तो मेनली पॉइंट याद रखना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिखना
in a charge free region, in a charge free region, electrostatic field lines, in a charge free region, electrostatic field lines, in a charge free region, electrostatic field lines are continuous curve. In a charge free region, electrostatic field lines are continuous curve. इसका क्या मतलब है? मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे है, ठीक है ना, कोई फील्ड लाइन आ रही है, ठीक है, और अगर चार्ज नहीं होगा, चार्ज मान लो कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, और चार्ज नहीं आया तो टर्मिनेट नहीं होगी, आगे चलती हुई चली जाएगी, और कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। मान लो कोई फील्ड लाइन आ रही थी, अगर बीच में नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसी पर टर्मिनेट हो जाएगी, और नहीं आया तो आगे चलती हुई चली जाएगी, कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई? मान लो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो उससे ओरिजिनेट हो जाएगी फिर तो। मान बात समझ में आ गई ना? इसलिए अगर चार्ज कहीं पे नहीं है तो फील्ड लाइन अगर है, बीच में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया, एक्स्ट्रा चार्ज की बात हो रही है, क्योंकि फील्ड लाइन कहीं ना कहीं से आई होगी, किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया होगा, तो किसी चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आ रही थी, वो कहीं जा रही थी, आगे कोई चार्ज नहीं पड़ा तो आगे चलती हुई चली जाएगी, कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले समझ लो, इसके बाद लिखते हैं। मान लो इस तरीके की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके की कर्व शेप में, इसका सेंस ऐसे है, इस डायरेक्शन में। हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को लिया प्लस क्यू को, और यहां पे रेस्ट से छोड़ दिया उसी फील्ड लाइन पे। फील्ड लाइन दे रखा था, कर्व है, पॉजिटिव चार्ज लिया, यहीं पे रेस्ट से छोड़ दिया। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे फील्ड लाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे रेस्ट से छोड़ोगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेलोसिटी जीरो है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी गेन करेगा, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा उसी डायरेक्शन में भागना चाहेगा। तो अगर तुमने यहाँ पे रखा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा, तो टेंजेंशियल भागना चाहेगा, टेंजेंशियल भागना चाहेगा। ये बताओ, ये पार्टिकल इस कर्व पाथ को एग्जैक्ट फॉलो करेगा क्या? फॉलो करना जरूरी नहीं है, नहीं फॉलो करेगा, यहाँ तो करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी उस डायरेक्शन में भागेगा, तो ऐसे भागना चाहेगा, एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? और यहीं पे मान लो जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ले लिया, और तुमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा। अब बताओ, ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड लाइन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इस बार जो टेंजेंट है ना, इसी लाइन की डायरेक्शन में है, और फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है, तो जब तुमने इसको छोड़ा तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अगर इस पे फोर्स लगा तो इसी डायरेक्शन में भागेगा, और वही डायरेक्शन फील्ड लाइन की भी है। बात समझ में आई? एक पॉइंट बोला जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तुमने उसको फील्ड लाइन पे रेस्ट से रिलीज किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड लाइन को फॉलो करे ही, फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फॉलो करने वाला केस ये, ना करने वाला केस ये। डायग्राम बना लो, फिर लिखवा लेता हूँ, लिखवा देता हूँ। If a charge particle, if a charge particle is released from rest, if a charge particle
is released from rest on an electric field line, या on electric field line ऐसे लिख लेना. If a charged particle is released from rest on electric field line, if a charged particle is released from rest on electric field line, then it may or may not, then it may or may not follow the electric field line. Then it may or may not follow the electric field line. It may or may not follow the electric field line. ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें थी जिसको मैंने बता दिया. एक आधे और पॉइंट आते हैं ग्राफ से रिलेटेड. ठीक है, तो भी देख लो क्या होता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन अब खत्म हो रहा है. इसके बाद अगला चैप्टर तो सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन इसमें एक नया टॉपिक है गॉस लॉ करके, वो शुरू होगा. तो उसके बाद होगा जब सर आएंगे, तब तक तो सर भी आ जाएंगे. फिलहाल लास्ट में कोई थ्योरेटिकल चीजें बची हुई हैं, इसको निपटाओ जरा. हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना ग्राफ. ग्राफ फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है. तुमको ज्यादा अच्छे से आता होगा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ. तुम्हारे इतना मैथ्स तो मुझे आती नहीं है. देखो ग्राफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना. जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक प्लस की पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और यहाँ पे क्या किया बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, ये ऐसे ले लिया. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, ऐसे 2 लाइन खींच दिया. एक को एक्स ले लो, दूसरा वाई कहलाएगा. हमें क्या करना है, पहले क्या करना है वो समझो. हमें क्या करना है, मान लो हमने इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फील्ड निकाला, पता है कि Q/r² होगी. यहाँ पे मान लो फील्ड निकाला, यहाँ पे फील्ड आई मान लो 50. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बोलो यार. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बोलो. अरे बोलो भाई, क्या होगा? ये क्या पूछ दिया सर आपने? आपने तो बताया ही नहीं था. बताया था कि नहीं बताया था? न्यूटन पर कूलम. F/Q होता है ना यार, तो फॉर्मूला लिखो, न्यूटन पर कूलम होगा. आगे चलोगे तो और भी यूनिट आती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, लेकिन वो फार्मूला भी तुम पढ़े नहीं हो, बाद में आएगा तो पढ़ना. फिलहाल अपने लेवल के हिसाब से न्यूटन पर कूलम. मान लो हमने यहाँ पे फील्ड निकाला आई 50 न्यूटन पर कूलम, तो 50 को यहाँ पे मार्क कर दिया, इसके जस्ट ऊपर. जैसे ग्राफ बनाते हो मैथ्स में ना, पता है. थोड़ा सा और आगे गए, मान लो यहाँ पे 30 आए तो यहाँ पे 30 मार्क किया. मान लो यहाँ पे 20 आए तो 20 मार्क किया. यहाँ पे 10 आए तो 10, यहाँ 5 आए तो 5, सबको मिला एक कर्व बन गया. वही ग्राफ बनाना है, बस हो गया. खत्म करें इस टॉपिक को. अब चलो सिस्टमेटिक तरीके से देख लो क्या करना है. देखो ये मतलब क्या करना था ये हमने बता दिया. यानी कुल मिला जुला के जो ये वाला एक्सिस है ना, ये फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो एक्सिस है पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा. पोजीशन को अपना जो कन्वेंशन है ना, प्लस माइनस का वही सेम रखेंगे. यानी ये डायरेक्शन है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. अपने आप नेगेटिव हो गया. ऊपर वाला लेंगे बच्चे पॉजिटिव, और नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव. यानी इस लाइन के इधर जो डिस्टेंस r है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और इधर नेगेटिव. इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इसके नीचे नेगेटिव. हालांकि मैग्नीट्यूड कहना गलत है, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है. मतलब इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव. ऐसे ग्राफ, इस बातों को ध्यान में रख के ग्राफ बनाना है. ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये होती है KQ/r². KQ/r² आ गया. मान लो जो हमारा पॉइंट है ये इस चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में. और अगर ये बिल्कुल पास में है ना, हमारे लिए r टेंडिंग टू क्या है, 0, बिल्कुल पास में. और अगर r टेंडिंग टू 0 है ना, यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू
इनफाइनाइट हो जाएगा, आर जीरो होगा तो इनफाइनाइट आएगा। इस पोजीशन में जो ई है ना, दिस विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और अगर तुमने एक कंडीशन तो ये ले लिया, और अगर कंडीशन लेते हो इफ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो ये टेंडिंग टू जीरो, यानी बहुत दूर चले जाओगे ना तो आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो उस केस में ये टेंडिंग टू जीरो। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख के ग्राफ बनाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ 1/r² का होगा, पैराबोलिक टाइप का, क्योंकि ए की पावर 1 है, आर की पावर 2 है। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। हालांकि मैथमेटिकली तो तुम ऐसे ही ड्रॉ कर दोगे। ये बताओ y इक्वल टू 1/r², ऐसा ही तो ग्राफ आएगा यार, समझते हो ना, ऐसा ही आएगा। फिर भी सिस्टमेटिक तरीके से अगर समझना है तो देखना, इस चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल बगल में r टेंडिंग टू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये बताना यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड्स होगी या इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स या अवे बोलते हो। तो इसके बगल में पहली बात तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, और डायरेक्शन इधर है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फील्ड इनफाइनाइट है और पॉजिटिव भी है, इनफाइनाइट है और पॉजिटिव भी है। तो इनफाइनाइट का मतलब या तो पॉजिटिव इनफाइनाइट यहाँ पे होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट यहाँ पे होगा, लेकिन पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट कहीं यहाँ पे होगी। तो ग्राफ यहां से चालू होगा, 1/r² का ग्राफ होता है, और इनफाइनाइट पे पहुंचते पहुंचते फाइनल फील्ड क्या हो गई, जीरो। तो इनफाइनाइट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे फील्ड टेंडिंग टू जीरो। और मैथमेटिक्स में तो तुम जानते ही हो 1/r² का ग्राफ ऐसा ही होता है। अब सेम तरीके से जरा इधर देखना यार, फिर से इस चार्ज के बिल्कुल बगल में यहाँ पे फिर से आर टेंडिंग टू जीरो है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे देखना यार, फील्ड होगी रेडियल अवे या आउटवर्ड्स, इस डायरेक्शन में होगी। ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, तो यहाँ पे फील्ड नेगेटिव है और इनफाइनाइट भी है, नेगेटिव प्लस इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट ऊपर है, नेगेटिव इनफाइनाइट नीचे है, तो ग्राफ नीचे से चालू होगा। इस बार ग्राफ चालू होगा बच्चे यहां से, और ऐसे जाएगा, इनफिनिटी पे जाते जाते फाइनल फील्ड क्या हो गई, जीरो। कुछ समझ आया? अच्छा ये तो प्लस का ड्रॉ कर लिया, तो इसी को माइनस क्यों कर दे तो बता लोगे क्या, क्या चेंज आएगा? यहाँ का ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, साइन चेंज कर दो, यही तो होगा, फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो फील्ड इधर होगी, तो नेगेटिव हो गया तो ग्राफ को नीचे बना दो, यहाँ पे फील्ड इधर हो जाएगी पॉजिटिव तो ग्राफ को ऊपर बना दो। तो माइनस क्यों कहा गया, ड्रॉ करना इसको, पॉइंट वाइज करके कर लेना फर्स्ट पॉइंट। अब इसका मुझे समझाना तो नहीं है ना, ड्रॉ हो जाएगा, उल्टा कर देना जस्ट ऐसे, और इधर वाला ऐसे। इसी में तीसरा पॉइंट देखना यार, अकेले अकेले तो देख लिया, अब दो दो चार्ज को एक साथ ला दो। यहाँ पे क्या किया, प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, फिर से ऐसे।
है यार, समझ आ रहा है कुछ? क्या करेंगे यहाँ पे? इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ आता है, दोनों को जोड़ दो एक साथ, अपने आप ग्राफ बन जाएगा। जुगाड़ मेथड पहले समझो, ठीक है? यहाँ पे क्या करना, इसका ग्राफ बनाओ यार, उधर है, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, यही तो है। इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा। ये बताओ, अगर ये प्लस और प्लस है तो बीच में जीरो आएगा? हाँ यार बोलो, जीरो आएगा। ये आपस में मिलता हुआ समझ में आ रहा है क्या? मिला दो, बन गया ग्राफ। ये ऐसे, ये एग्जैक्टली बीच में जीरो आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यही ग्राफ होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस, प्लस प्लस आ गया तो प्लस और माइनस को भी ला दो, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस को भी। इसका तुम लोग ड्रॉ करना, मैं नहीं बताऊँ। ड्रॉ करो यार। ड्रॉ हो गया? वही जुगाड़ मेथड यूज कर दो ना यार, दोनों का ड्रॉ कर दो। अब जहां भी मिलता हो या जुलता कोई दिख रहा होगा, समझ लेना कॉन्टिन्यूअस कर्व रहेगा, स्मूथ कर्व बना देना। हो गया? चलो मैं बताता हूँ, जरा देखना। ये प्लस है तो यहाँ प्लस वाला ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ऐसा हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस वाला ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ऐसा हो गया। ये बताओ, यहाँ की तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे क्या करें, दोनों को मिला दो, मिलाना तो है ही, तो इसे मिला दो, बन गया ग्राफ। अच्छा ये बताओ, नीचे जीरो पे ला सकते हो क्या? ला सकते हो क्या जीरो पे? नहीं ला सकते। एक प्लस दूसरा माइनस, बीच में फील्ड जीरो नहीं होती, बीच में जीरो नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ है, ये इसका मिनिमा है, कहाँ होगा यार? कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए यार? ये मिनिमा तो बीच में है ना यार। ये बताओ, बस इस ग्राफ का मिनिमा, ये तो दिख रहा है ऐसे है, ये ऐसे है, इसका मिनिमा बताओ। बीच में होना चाहिए, सिमेट्री भी तो है। ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, सिमेट्री है ना, जस्ट बीच में आएगा, जस्ट बीच में आएगा, बन जाएगा ऐसा ग्राफ। चलो सारे मुश्किल बता दिए, एक आसान लास्ट में दे देता हूं, इसका मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। यहाँ पे बच्चे +9 क्यू और यहाँ पे -4 क्यू। ऐसा डेटा देके सवाल करवाया था। हाँ, ड्रॉ करो ग्राफ। थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करना, बहुत जल्दी आंसर अगर आता है थोड़ा सा शक लग रहा है मुझे। हालांकि ठीक है, सवाल कर चुके हो, कोई जरूरी नहीं है गलत ही हो।
लेकिन एक चांस बन सकता है, एक बार सोच लेना दोबारा। ड्रॉ हो गया? अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो अब इसको देखो यार, बिना बताए कैसे छोड़ दूंगा। देखते हैं। अच्छा ये बताओ, एक प्लस है दूसरा माइनस है, बीच में फील्ड जीरो पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकती। फील्ड जीरो कहाँ होगी? बीच में तो होगी ना, किनारे किनारे होगी। बड़े वाले के पास या छोटे वाले के? बड़े वाले के पास या छोटे वाले के? छोटे वाले के पास। छोटा मैग्नीट्यूड कौन सा है? ये वाला, ये वाला। तो पता है यहाँ पे फील्ड कहीं जीरो आएगी। कितना निकाला था याद है कुछ? नहीं, R/3 में तो ए और क्यू और 4Q था, वो शायद 2A आया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कुछ देख लेना, हो सकता है अलग भी कुछ आ रहा हो। ठीक है ना, हो सकता है प्लस माइनस का कुछ चक्कर हो तो डिफरेंट भी हो सकता है। बाकी डेटा याद हो या ना हो चलेगा। यहाँ पे फील्ड जीरो होगी, ये तो समझते हो ना? ये बता, इधर जीरो होगी नहीं, बीच में जीरो होगी नहीं, ये प्लस है, प्लस है। तो प्लस वाले का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऐसे आता है, ये इसका ऐसे होता है। बीच में अगर यहाँ जीरो नहीं है तो कहाँ जीरो होगी? इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे। बीच में यहाँ जीरो होगी नहीं, ये माइनस है। जरा माइनस का ग्राफ ड्रॉ करना यार। माइनस का ऐसे नीचे से जाता है ना, माइनस का ऐसे नीचे से जाता है। लेकिन यहाँ फील्ड जीरो करना है, लेकिन यहाँ फील्ड जीरो करना है तो ग्राफ अच्छे से बन नहीं पाएगा, यहाँ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाएगी यार। देखो अलग से ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने क्या दिया है ना, यहाँ पे दे रखा है यार +9Q, ठीक है? यहाँ पे +9Q, यहाँ है बच्चे -4Q। एक लाइन यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और ये वाला ऐसे। देखो प्लस का तो समझते हो, इसका ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे कहीं फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती, सीधे इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। इनफाइनाइट पे जाने के बाद फील्ड जीरो। माइनस वाले का जब ड्रॉ करोगे ना, पहले इधर ड्रॉ करते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे आता है, समझते हो ना? अभी बताओ बीच में कहीं फील्ड जीरो होगी क्या? तो बीच में कहीं ना कहीं ग्राफ का मिनिमा आएगा। कर्व कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो बीच में जब ऐसे मिनिमा लाओगे तो कुछ ये बताओ, अगर फील्ड जीरो होती है तो छोटे वाले के पास में जीरो होती है, तो मिनिमा भी आएगा, तो किसके पास में मिनिमा आएगा? छोटे वाले के पास में। फील्ड जीरो होती है तो छोटे वाले के पास जीरो होती है, वैसे मिनिमा आएगा तो छोटे वाले के पास मिनिमा आएगा। ये बता, बीच में सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा क्या? चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। पिछले वाले में +Q माइनस था और -Q था, मैग्नीट्यूड सेम था, तो मिनिमा एग्जैक्ट बीच में आया था। इस बार एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, इस छोटे वाले के पास शिफ्ट होगा, तो मिनिमा भागेगा बच्चे यहाँ पे छोटे वाले के पास। ये ग्राफ का मिनिमा है, छोटे वाले के पास में आएगा। यहाँ का काम हो गया, इधर का हो गया। अब इधर आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ये मिनिमा छोटे वाले के पास में होगा। यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये ऐसे आएगा और इसको टच भी करेगा, क्योंकि फील्ड को जीरो करना है। एक यहाँ पे फील्ड जीरो हो गई और दूसरी इन्फिनिटी पे जीरो होगी, इनफाइनाइट पे तो जीरो होना ही है। तो जो ग्राफ है ना, पहली बात तो ग्राफ या जो कर्व है स्मूथ होगा, सडन चेंज नहीं आएगा। और जब सडन चेंज नहीं आएगा तो पता है, अगर तुमने यहीं से नीचे कर दिया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्राफ को सीधे आगे ले जाओ, नीचे ला दो, नीचे ला दोगे तो सडन चेंज हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्मूथ कर्व होना चाहिए, स्मूथ। जब स्मूथ कर्व बनाओगे ना तो इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, जिधर जा रहा था ऐसे आगे बढ़ा दो, फिर गया, और पता है ऐसे जाके फिर जाके इन्फिनिटी पे जीरो होगा।
क्योंकि यहाँ पे जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, सडन ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर जीरो होगा, ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आएगा। कितने लोगों का सही था? ठीक है, आधा सही था, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बताता हूँ आधा कहाँ सही था। इसके लेफ्ट वाला है। अच्छा, ये मिनिमम वाला सही था, चलो ये अच्छी बात। कितने लोगों का मिनिमम वाला सही था? ठीक है, ये तो लगभग काफी लोगों का सही था, इधर आधा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, ठीक है। अब तो अभी सही हो जाएगा, अब तो गलत नहीं होगा ना। कभी कभार हालांकि कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर दोनों के बीच का सेपरेशन आर है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी। चेक करके देख लेना एक बार सॉल्व करके। फिर बात आती है कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी जहां मिनिमा आएगा। सॉल्व हो जाएगा। बताए कैसे करेंगे। एक पॉइंट को ओरिजिन लेना, यहाँ पे कहीं एक्स मानना, बीच में फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना, मिनिमा की कंडीशन यूज करना, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना, वहां से आएगा। तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसको कर लेना, होमवर्क है 15 दिन के लिए, ठीक है। चलो बाकी ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, और आगे से गॉस लॉ शुरू करना है। तो तब तक सर आ जाएंगे तुम्हारे, जब अगली क्लास में आओगे 15-20 दिन बाद सर मिलेंगे, बता दूंगा उनको कि कहाँ तक हो गया है, ठीक है। और बाकी ये है कि होमवर्क थोड़ा सा ले लो। रेस 12 तक हो गई है ना, 12 तक हो गई है, तो रेस 15 तक कर लेना, क्या बेटा? ठीक है ना, तो रेस कर लेना अप टू 15, 13, 14, 15। इलेक्ट्रो की सीट मिल गई है ना, इलेक्ट्रो की सीट में S1 में 1 से 13 तक कर लेना, जहां तक मुझे याद है, मैं चेक भी कर लेता हूँ। S1 में कर लेना बच्चे 1 to 13। एक मिनट मुझे देख लेना तो, जब सीट मिल गई है तो S1 में 1 to, हाँ ठीक है, 1 to 13 कर लेना। और O1 में 1 से 20 तक होना चाहिए, 1 से 23 तक, 1 to 23। O1 में 1 to 23, S1 में 1 to 13, और 3 रेसेज 13 to 15, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं होली के बाद। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लेना, होली होली अच्छे से मना लेना, बच बचा के मिठाई उठाई खा लेना।